अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, मैं जानती हूं कि कल से लगातार टीम इंडिया की जीत, मोहम्मद शमी और विराट कोहली की चर्चा हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि टीम इंडिया एक बार फिर इतिहास रचने के करीब है। मोहम्मद शमी और विराट कोहली ने इतिहास रच दिया है, लेकिन आज मैं आपको शमी, विराट या फिर टीम इंडिया की कामयाबी नहीं बताऊंगी। वो तो आपने अब तक बहुत देख ही ली होगी और बहुत सुन भी ली होगी, लेकिन मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहती हूँ। पहली चीज़ तो यह है कि अपने देश में मुसलमान इस कदर डर चुका है, वो खुलकर अपने लोगों की तारीफ भी नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़ ये है कि आज देश उन मुसलमानों को मोहम्मद शमी से सीखने की ज़रूरत है, जिन्हें अलग अलग स्टेट्स की एटीएस गिरफ्तार कर रही है और उन पर आतंकवादी का लेबल लगा रही है। तो चलिए पहले उन मुसलमानों की बात करते हैं जो कामयाब और कामरान होने के बाद भी डरते हैं, और उन्हीं मुसलमानों में से एक नाम है शाहरुख खान। कल जब टीम इंडिया जीती और इस जीत में मोहम्मद शमी का शानदार प्रदर्शन रहा, तो सभी ने शमी को बधाई दी, जिनमें देश के पीएम, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी शामिल हैं। पीएम मोदी ने खासतौर पर अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में न सिर्फ शमी का नाम लिया, बल्कि उन्हें टैग भी किया। इसी तरह से राहुल गांधी ने भी शमी का नाम लिखकर उन्हें बधाई दी। लेकिन जानते हैं, शाहरुख नाम का एक सुपरस्टार इतना डरपोक निकला कि उसने कल के लिए तो पोस्ट तो की, लेकिन उसकी इस पोस्ट में शमी का नाम कहीं भी नहीं था। शाहरुख खान ने टीम इंडिया का एक कॉमन फोटो शेयर किया और उस पर सिर्फ टीम के स्पिरिट और कलेक्टिव एफर्ट्स की बात कही। सोचिए, क्या शाहरुख खान को ये पता नहीं होगा कि टीम इंडिया किसकी वजह से जीती है? क्या शाहरुख खान को ये पता नहीं होगा कि कल के मैच में टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचाने वाला कौन है? या फिर शाहरुख को ये डर था कि अगर उन्होंने शमी का नाम लिख दिया तो उनकी तारीफ कर दी तो कहीं वो ट्रोल ना हो जाएं। लेकिन शाहरुख ये भूल गए कि जब पीएम मोदी, राहुल गांधी, अमित शाह मोहम्मद शमी का नाम ले सकते हैं, तो फिर तो वो क्यों नहीं ले सकते? और क्या शाहरुख ने सचिन तेंदुलकर को ये ट्वीट नहीं देखा होगा, जिसमें सचिन लिख रहे हैं कि ये सेमीफाइनल नहीं बल्कि शमी फाइनल है? लेकिन शाहरुख डर गए। उन्हें लगा कि अगर उन्होंने शमी का नाम लिख दिया तो फिर उनकी आने वाली फिल्म डंकी का विरोध हो सकता है। खैर, शाहरुख खान भले ही शमी का नाम ना लिखे, लेकिन आज शमी की चर्चा हर तरफ है और मैं ये चाहती हूँ कि इस देश का हर मुसलमान शमी जैसा ही बने, क्योंकि इस देश के मुसलमानों में टैलेंट है। वो इस बात की फिक्र बिल्कुल भी ना करें कि इंडिया में नफरतें बहुत बढ़ गई हैं, मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, बल्कि वो पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करें। वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, अपने हुनर, अपनी काबिलियत से लोगों का दिल जीते, तभी इस देश में अपना खोया मुकाम हासिल किया जा सकता है और तभी देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री और विपक्ष का सबसे बड़ा नेता आपकी कामयाबी और आपकी उपलब्धियों की तारीफें करेगा। लेकिन अगर आप अब्दुल्ला अरसनाम और माज बिन तारिक की तरह बनेंगे तो आप पर आतंकवादी का लेबल लगेगा। जी हाँ, आज जब हर जगह मोहम्मद शमी की तारीफें हो रही हैं, वो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उन दो स्टूडेंट्स का भी जिक्र करना ज़रूरी है, जिन्हें यूपी की एटीएस ने गिरफ्तार किया है। इनके नाम अरसलान और माज तारिक हैं। तारिक एएमयू से पेट्रोकेमिकल की पढ़ाई कर रहा है। इन दोनों पर आरोप यह है कि ये लोग गाजियाबाद के महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती की हत्या की साजिश रच रहे थे और इन दोनों ने यति नरसिम्हानंद को मारने के लिए शिव शक्ति धाम मंदिर की रेकी भी की थी। इन दोनों के अलावा यूपी एटीएस के निशाने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कई और स्टूडेंट्स भी हैं, जिन पर आईएसआईएस के लिए काम करने का आरोप लग रहे हैं। यूपी एटीएस इन्हें आईएसआईएस का स्लीपर मॉड्यूल बता रही है। कहने का मतलब यह है कि क्या वाकई मुसलमानों को ऐसा बनने की ज़रूरत है? क्या वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे इदारे में यही काम करने के लिए जाते हैं और वो ये क्यों नहीं सोचते कि इनकी इन हरकतों की वजह से
यूनिवर्सिटी की इमेज पर क्या असर पड़ेगा। सोचिए, कल को अगर योगी की सरकार ने ये कह दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आतंकवादी पढ़ते हैं और यहाँ से आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं, लिहाजा इस यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाए, तो क्या होगा। और ऐसा हो सकता है अगर इसी तरह से यूपी की एटीएस वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स पर आतंकवादी का लेबल लगाती रही तो ये बहुत मुमकिन है। इसलिए आज मैं ये कह रही हूँ कि देश के मुसलमानों को शमी जैसा बनने की ज़रूरत है। उन्हें सिर्फ खुद पर फोकस करना है, उन्हें सिर्फ इस बात पर मेहनत करनी है कि वो ऐसा कुछ ना करें जिससे उनका भी नाम और देश का भी नाम बदनाम हो। फिर देखिए, इस यति नरसिम्हानंद को आप मारने के लिए निकले हो, वही नरसिम्हानंद मुसलमानों के नफरत करने की बजाय उनकी तारीफें करेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात पत्नियों की भी होगी। कल के मैच के बाद टीम इंडिया की जीत के साथ साथ लोग खिलाड़ियों की पत्नियों की भी बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब विराट कोहली का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो उन्हें स्टेडियम में बैठी पत्नी अनुष्का शर्मा से फ्लाइंग किस मिलता है, लेकिन रोहित शर्मा चौका लगाते हैं तो उनकी भी पत्नी खुश होती है। रविंद्र जडेजा बाउंड्री पर कैच पकड़ते हैं तो उन्हें भी स्टेडियम में बैठी पत्नी रिबाबा का सपोर्ट मिलता है। यहाँ तक कि शुभमन गिल जब चौके छक्के लगाते हैं तो कैमरामैन सचिन की बेटी सारा तेंदुलकर पर फोकस कर देता है और उनके रिएक्शन दिखाता है। लेकिन एक शमी है, कल वो टीम की जीत के हीरो थे, साथ साथ विकेट भी ले लिए, कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए, लेकिन कल स्टेडियम में उन्हें चीयर करने वाले, उन्हें फ्लाइंग किस देने वाला कोई नहीं था। हालांकि ऐसा नहीं है कि शमी की ज़िंदगी हमेशा से ऐसी थी। एक वक्त था जब उनकी पत्नी, उनकी बेटी स्टेडियम में बैठकर अपने शौहर का हौसला बढ़ाती थी, लेकिन अब वो अपनी पत्नी के साथ नहीं है। हसीन जहां नाम की उनकी पत्नी ने उनके साथ जो किया वो वाकई बहुत बुरा है। लेकिन कल जब हसीन जहां अपने घर बैठकर उनका मैच देख रही होंगी तो उन्हें ये एहसास ज़रूर हुआ होगा कि उन्होंने उस शख्स को छोड़ा है, उस शख्स पर धोखेबाजी का इल्ज़ाम लगाया है जो आज देश का सबसे बड़ा हीरो है, जो आज 140 करोड़ लोगों की आंख का तारा है। खैर, इस बीच आपको इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध का भी अपडेट दे देती हूँ। इजराइल अब गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा तक पहुँच गया है और वहाँ वो रेड कर रहा है। वो लगातार दुनिया को ये बता रहा है कि हमास के अस्पतालों से उस पर हमले किए जा रहे हैं और अस्पतालों के नीचे सुरंगें बनाकर रहा जा रहा है। लेकिन आज मेरा इजराइल उस पूरी दुनिया से जो इजराइल पर भरोसा करती है उससे सिर्फ एक सवाल है और वो सवाल बहुत सीधा सा है और मैं ये चाहती हूँ कि आप भी इस सवाल पर गौर करें और थोड़ा तन्हाई में जाकर सोचें, क्या ये सही है। खैर, क्या आपने कभी सोचा है कि इजराइल जो ये दावा करता है कि हमास ने उसके 240 लोगों को बंदी बना रखा है, वो उन्हें अब तक क्यों नहीं छुड़ा पाया है? क्यों गाजा को मटिया मैट करने के बाद भी वो अपने लोगों को छुड़वा नहीं पाया है? क्योंकि इजराइल की सेना जो कि अस्पतालों के तहखानों तक पहुंच चुकी है, वो अपने लोगों को नहीं छुड़वा पाई है। आखिर इजराइल के जिन लोगों को हमास ने बंदी बनाया है वो कहाँ गए? क्या उन्हें ज़मीन खा गई या फिर आसमान निगल गया? आखिर इजराइल उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पा रहा है? इजराइल ने पूरे गाजा को तो तबाह कर दिया है, उसने रिहायशी बिल्डिंगों को चकनाचूर कर दिया है, उसने कई सारे रिफ्यूजी कैंप्स को बम से उड़ा दिया है, उसने अस्पतालों, मस्जिदों और स्कूलों को बंजर बना दिया है, लेकिन वो अपने लोगों को नहीं ढूंढ पाई। आखिर ऐसा क्यों है? और खैर, मुझे ऐसा लगता है कि इसके दो ही मतलब हो सकते हैं और वो ये है कि इजराइल ने अपने लोगों के किडनैप किए जाने की जो थ्योरी बताई है वो असल में झूठ है और इजराइल का ये झूठ इसलिए भी साबित होता है कि पिछले करीब 3 हफ्तों से इजराइल अब ये नहीं कहता है कि हमास ने उसके बच्चों के सिर कलम किए हैं, जबकि शुरू में वो ये कह रहा था कि हमास ने उसके 40 बच्चों के सिर कलम किए हैं। जब इजराइल से दुनिया ने ये कहा कि उसके पास कोई सबूत है कि हमास ने उसके बच्चों को मारा है, तब वो खामोश हो गया है और अब वो किडनैप किए गए अपने लोगों के नाम पर गाजा को बर्बाद कर रहा है। तो दोस्तों, ज़रा सोचिए और सारी दुनिया को मिलकर तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन की तरह ये कहना चाहिए कि इजराइल एक आतंकवादी देश है, उसके फौजी आतंकवादी हैं जो सिर्फ
बेगुनाह गाजा के लोगों का नरसंहार कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं, और अगर अब तक आपने खबरी मीटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।